रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है ये होता क्या है और पैरों में झुनझुनी जलन इन किन कारणों की वजह से होती है बहुत ज्यादा? जी, when you are taking rest, when you are sleeping, then it will, of course, it will disrupt the sleep also. So that अगर आप अगले दिन सुबह उठते हैं, you will not feel as fresh, you will feel drowsy, you will feel groggy. तो काम की जो efficiency है वो भी काफी कम हो जाती है। आई थिंक ये बहुत कॉमन चीज है। बहुत अगर आप देखोगे हर तीसरे में से एक इंसान बोल देगा कि मुझे तो ये प्रॉब्लम होती है रात को सोते टाइम पर। If it is happening frequently, बार बार हो रहा है, जैसे हफ्ते में कई दिन हो गए और ऐसा कई महीनों से हो रहा है सपोज, then it is a cause of concern. तो फिर हमको we should seriously consider the possibility of restless leg syndrome और हमको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आप रात को कैफीन वाली चीजें ज्यादा पीते हैं तो ये चीजें ट्रिगर हो जाती हैं। लेकिन किसी को अगर ये प्रॉब्लम नहीं है और वो कॉफी वगैरह इस्तेमाल या पी रहे हैं रात को तो उनको भी प्रॉब्लम होती है? नहीं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी बट उनकी स्लीप खराब हो जाएगी, है ना। वो फिर अगले दिन द नेक्स्ट डे विल नॉट बी दैट प्रोडक्टिव और यू विल फील ड्राउजी द होल डे। ये चीज हो सकती है। बट यस, अगर किसी को ये कंडीशन ऑलरेडी नहीं है तो ऐसा 18-19 की उम्र में भी लोगों को अगर ये फेस करने को मिल रही है तो क्या कोई और सीरियस बीमारी का इंडिकेशन हो सकता है? जो सीरियस बीमारियां हो सकती हैं जैसे पार्किंसन डिजीज हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का ये मैनिफेस्टेशन हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, समटाइम्स डिजीजेस लाइक डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सब चीजों की भी शुरुआत ऐसे ही हो सकती है, पैरों में झुनझुनी के साथ। फिर हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है। आयरन की जो सप्लीमेंट्स होती है, गोलियां होती है, वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी नहीं होती हैं। जी, लोगों को ना वो खाने के बाद ना उल्टियां भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे बढ़िया होता है खाली पेट में, लेकिन इट्स अ जीआई इरिटेंट आल्सो। वो अगर हम खाएंगे तो हमें थोड़ा सा गैस होगा, पेट में जलन हो सकता है, और अगर हम खाने के साथ लेंगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। तो हम क्या करें? तो इसलिए कहा जाता है कि यू शुड टेक इट। आपने अपने करियर में किस तरह का ग्राफ देखा है कि यूजुअली कितने टाइम में गोलियां छूट जाती है, बंद हो जाती है? छूटने की तो बात मैं नहीं करता। देखिए, कोई भी क्रोनिक कंडीशन, इट्स अ क्रोनिक कंडीशन। अच्छा, वी शुड अंडरस्टैंड दैट इट्स अ क्रोनिक कंडीशन। एंड अगर सेकेंडरी आरएलएस है, अगर हमने वो जो अंडरलाइन कंडीशन है उसको ट्रीट कर लिया तो ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है। उसमें मेरे ख्याल में जो ट्रीटमेंट चलेगी वो सेकेंडरी जो अंडरलाइन कंडीशन है उसका ट्रीटमेंट चलेगा। कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हो? स्ट्रेचिंग वो कुछ भी हो सकता है, योगा लाइक सूर्य नमस्कार, इट्स अ परफेक्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ओके, है ना। तो वो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिम में जाके स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, लाइट स्ट्रेचिंग। मेडिटेशन विल हेल्प यू। बहुत से लोग स्लीप के लिए पिल्स भी लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स। यहाँ पे वी आर नॉट डीलिंग विथ इंसोम्निया, वी आर डीलिंग विथ अ स्लीप प्रॉब्लम व्हिच इज सेकेंडरी टू रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो स्लीपिंग पिल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर अब हम बात करें कुछ प्रिवेंशन की, मतलब कैसे इससे बचा जा सकता है, ऐसे क्या स्टेप्स हम अगर अपनी डे टू डे लाइफ में लेने लग जाएं, छोटी छोटी हैबिट्स जो हैं, ताकि हम इस प्रॉब्लम से खुद को बचा पाएं, तो वो क्या होंगे? लाइफस्टाइल जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें बेसिकली देयर आर 3 पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल। वन इज द डाइट, सेकंड इज द एक्सरसाइज एंड थर्ड इज स्लीप। सो व्हाट अबाउट द डाइट? So take meals on time. Don't skip the meals, you know, like breakfast 8 to 9, lunch 1 to 2, and should not go for late dinners. अगर आपको रात के टाइम पे पैरों में झुनझुनी होती है, जलन होती है या आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है। अब ये होता क्या है, इसके क्या मेजर सिम्टम्स होते हैं, किन कारणों की वजह से इसकी शुरुआत हमारी बॉडी में होती है, ये सारा डिस्कशन आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम करने वाले हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनपीटी लाइव। आज हमारे साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए मौजूद है एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर भास्कर शुक्ला। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनपीटी लाइव। सो डॉक्टर, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पैरों में जो झुनझुनी होती है, जलन होती है, अनकंफर्टेबल फील होता है, जिसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहा जाता है, उस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि एक्चुअल में जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है ये होता क्या है और पैरों में झुनझुनी जलन इन किन कारणों की वजह से होती है बहुत ज्यादा? जी, ये एक काफी कॉमनली देखने को मिलता है आजकल रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट को सोते वक्त या रेस्ट करते वक्त जो उनको पैरों में एक अनईजी फीलिंग होती है, जो कि झंझनाहट के फॉर्म में हो सकता है या फिर खिंचाव के फॉर्म में हो सकता है या माइल्ड पेन के फॉर्म में भी हो सकता है। इन शॉर्ट, मतलब पेशेंट फील्स रेस्टलेस एंड उसको एक अंदर से अर्ज होता है लेग्स को मूव करने के लिए, और लेग्स को मूव करने के बाद उसको एक ही फील्स सॉर्ट ऑफ कंफर्ट। सो देयर इज अ टेंडेंसी और देयर इज एन अर्ज, इनर अर्ज टू मूव द लेग्स
because of a feeling of uneasiness in the form of जैसा कि मैंने बोला खिंचाव हो सकता है या झंझनाहट हो सकता है या माइल्ड पेन हो सकता है, तो इसी को हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अब जैसा कि आपने पूछा कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो ये एक प्राइमरी कंडीशन भी हो सकता है और या फिर सेकेंडरी कंडीशन भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ प्राइमरी आरएलएस का मतलब रेस्टलेस, शॉर्ट में हम आरएलएस कहते हैं। प्राइमरी आरएलएस में हमने सारे इन्वेस्टिगेशंस कर लिए लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला, सो इन दैट केस इट इज अ प्राइमरी आरएलएस। सेकेंडरी आरएलएस में देयर कैन बी एन अंडरलाइंग कंडीशन व्हिच नीड्स टू बी डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड, only then we can help the patient. So this is what is restless leg syndrome. तो ये you should always seek professional help whenever आपको ऐसे कोई भी symptoms हो रहे हैं, because अगर ये हो रहा है अगर आपको, और when you are taking rest, when you are sleeping, then it will, of course, it will disrupt the sleep also. Exactly. So that अगर आप अगले दिन सुबह उठते हैं, you will not feel as fresh, you will feel drowsy, you will feel groggy. तो काम की जो efficiency है वो भी काफी कम हो जाती है, तो we should not ignore it basically. So डॉक्टर, अभी जैसे आपने बताया कि इसकी वजह से हमारी नींद भी खराब हो सकती Absolutely. है, तो क्या क्यों खराब हो जाती है नींद इसकी वजह से? क्योंकि frequent awakenings होगी, जैसे आपको uneasiness हुई, you tend to wake up, बार-बार उठ जाएंगे, बार-बार उठेंगे, पैरों को मूव करेंगे, फिर सोएंगे, फिर अनइजीनेस होगा, फिर पैरों को तो ये साइकिल चलता रहता है सॉर्ट ऑफ, तो नींद पूरी नहीं होती है, जो क्वालिटी है स्लीप की दैट बिकम्स पुअर। ओके, सो जितने आपने भी सिम्टम्स बताए थे कि पैरों में जलन होती है, झुनझुनी होती है, अनकंफर्टेबल बहुत फील होता है, खिंचाव जैसा महसूस होता है, इन सिम्टम्स के अलावा, क्योंकि आई थिंक ये बहुत कॉमन चीज है, बहुत, अगर आप देखोगे हर तीसरे में से एक इंसान बोल देगा कि मुझे तो ये प्रॉब्लम होती है रात को सोते टाइम पर, तो क्या और भी कुछ एडिशनल सिम्टम्स है कि अगर इन सिम्टम्स के साथ ये भी सिम्टम्स है तब जाके आप आरएलएस बोलेंगे, या तब जाके आप बोल सकते हैं कि आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो रहा है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, कोई भी रैंडम कोई चीज़ अगर हमें वंस इन अ वाइल होती है तो प्रोबेबली हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन इफ इट इज हैपनिंग फ्रीक्वेंटली, बार बार हो रहा है, जैसे हफ्ते में कई दिन हो गए और ऐसा कई महीनों से हो रहा है सपोज, देन इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो फिर हमको we should seriously consider the possibility of restless leg syndrome और हमको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन कभी कभार हो गया, कभी एक बार हो गया, हमारी नींद पूरी नहीं हुई, फॉर सम रीजन अगर कभी ऐसा हो जाता है वंस इन अ ब्लू मून, तो आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी वरीसम फीचर। हम इसको फिर भी काफी हद तक इग्नोर कर सकते हैं, बट इफ इट इज हैपनिंग फ्रीक्वेंटली, अगर बार बार हो रहा है, देन यू शुड नॉट इग्नोर इट। ओके, सो डॉक्टर, अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक दो बार हुआ, ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लो हफ्ते में एक बार हो गया, महीने में 2 बार हो गया, ऐसा अगर सिचुएशन है, तो उस टाइम पे मेरे इमीडिएट क्या स्टेप्स होने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ना बाम्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नॉर्मल लेग में पेन हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये सारे स्टेप्स उठाना एक्चुअल में सही या नहीं सही है? देखिए, कभी कभार है तो आप कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं, वो मैं आपको टिप्स देता हूँ। जैसे कि एक्सरसाइज, यू शुड गो फॉर अ मॉडरेट एक्सरसाइज, डेली मॉडरेट एक्सरसाइज वैसे भी हमें करना चाहिए, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। तो हमको एक 30 to 45 मिनट्स का जैसे ब्रिस्क वॉकिंग हमने कर लिया, सॉर्ट ऑफ इट शुड बी इंक्लूडेड इन अ डेली लाइफस्टाइल हैबिट। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि we can avoid stimulants like nicotine, alcohol, caffeine, especially just prior to going to bed. तो वो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है, we can do some light stretching before going to sleep. We can take a warm shower before going to bed. We can actually go for a gentle massage prior to. So these things we can try. अगर इससे रिलीफ हो गया तो बहुत अच्छी बात है। कई बार लोग ये भी बोलते हैं डॉक्टर कि गर्म पानी में सॉल्ट डालकर अगर आप नहाते हो तो उससे नसें बहुत रिलैक्स हो जाती हैं। कर सकते हैं। ऐसा होता है? द आइडिया इज टू गेट अ वार्म शावर। वार्म शावर से रिलीफ होता है, मतलब इट रिलैक्सेस योर बॉडी बेसिकली। तो सॉल्ट का कुछ होता है इंपॉर्टेंस? आई डोंट थिंक सो, बट इफ यू वांट यू कैन पुट, देयर इज नो हार्म, देयर इज नो बेनिफिट। ओके, परफेक्ट। सो अभी डॉक्टर से आपने कुछ होम रेमेडीज बताई कि अगर आपको बहुत ज्यादा खिंचन या फिर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है तो आप ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कुछ और चीजों पर बात करें, जैसे और क्या क्या ट्रिगर्स हैं
अगर फॉर एग्जांपल आपने बताया कि अगर आप रात को कैफीन वाली चीजें ज्यादा पीते जी। हैं तो ये चीजें ट्रिगर हो जाती हैं, हम्म, लेकिन किसी को अगर ये प्रॉब्लम नहीं है और जी वो कॉफी वगैरह इस्तेमाल या पी रहे जी हैं रात को, जी तो उनको भी प्रॉब्लम होती नहीं, है? उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उनकी स्लीप खराब हो जाएगी, है ना? हम्म। वो फिर अगले दिन द नेक्स्ट डे विल नॉट बी दैट प्रोडक्टिव, और यू विल फील ड्राउजी द होल डे। ये चीज हो सकती है। बट यस, अगर किसी को एक कंडीशन हम्म। ऑलरेडी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों के लेने से की वजह से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम किसी को हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके। जी। तो ऐसा भी कुछ होता है डॉक्टर कि कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग हैं जिनको ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है? यूजुअली देखा गया है कि 40 इयर्स प्लस पे ये चीजें ज्यादा कॉमनली देखी जाती हैं, बट हम्म। अगेन यू नो, मेडिसिन में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। सो प्रायर टू द एज ऑफ 40 इयर्स आल्सो इट इज सीन, स्पेशली इन जेनेटिक, डिस्पोजिशंस। yeah, if the person is genetically predisposed, just like there is one gene BD9, so if you harbor that genetic mutation, then it can be seen in even younger ages. ओके। Yeah. सो अगर डॉक्टर ये प्रॉब्लम जो है पैरों में झुंझुनी या फिर जलन होना बहुत अर्ली आ रही है, बहुत जी। जल्दी एज में आ रही है, हम्म मान लो 18-19 की उम्र में भी लोगों को अगर ये फेस करने को हम्म मिल रही है, तो क्या कोई और सीरियस बीमारी का इंडिकेशन हो सकता है? वही मैंने बोला, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि इट कैन बी ए प्राइमरी आरएलएस और इट कैन बी ए सेकेंडरी आरएलएस। हम्म। तो जो सीरियस बीमारी है वो सेकेंडरी आरएलएस में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो दैट इज़ वाई एक प्रॉपर जो मेडिकल जो एडवाइस सीख करना इसलिए हम्म। इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं, जैसा कि आपने बोला यंग एज में हो रहा है, तो ठीक है। यंग एज में हो रहा है, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि अगर ये चीज़ बार बार हो रही है, ऐसा नहीं कि कभी वंस इन अ ब्लू मून हो गया, जैसे मान ली हफ्ते में कई दिन हो रहे हैं और ये कई महीनों से चला जा रहा है एंड इट्स नॉट रिजॉल्विंग, ये ठीक नहीं हो रहा डिस्पाइट टेकिंग ऑल द रेमेडियल एक्शंस जो मैंने अभी आपको बोला, तो डेफिनेटली वी शुड कंसीडर कंसल्टिंग अ फिजिशियन या न्यूरो फिजिशियन। तो हम देखेंगे, विल ऑर्डर अ फ्यू टेस्ट्स एंड देन विल कम टू अ डायग्नोसिस। जो जो सीरियस बीमारियां हो सकती हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का ये मैनिफेस्टेशन हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, समटाइम्स डिजीजेस लाइक डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सब चीज़ों की भी शुरुआत ऐसे ही हो सकती है पैरों में झुंझुनी जी। के साथ। फिर हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है। ओह। तो ये सब चीज़ें, सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, इसमें भी काफ़ी कॉमनली ये देखने को मिलता है, हम्म। जो सीकेडी के पेशेंट्स हैं। जी जी। तो अब हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि आरएलएस पहले आ गया और वो जो जो अंडरलाइंग कंडीशन है उसका डायग्नोसिस जो है उसके बाद आया, तो वो जो अंडरलाइंग कंडीशन है उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो आरएलएस के रूप में हुआ। तो यही है कहने का, द होल पॉइंट इज दैट यू शुड नॉट इग्नोर द सिम्टम्स। ओके। परफेक्ट। सो डॉक्टर, कई बार ये भी बोला जाता है कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो भी बॉडी पे बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स दिखते जी हैं। क्या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है? जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल ऐसा होता है। आयरन डिफिशियंसी, आयरन अच्छा। डिफिशियंसी बॉडी में नहीं, ब्रेन में, ओह। है ना। इसलिए अक्सर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, जब हम कोई दवाई देते हैं पेशेंट को, तो सबसे पहले वी गिव आयरन सप्लीमेंटेशन एंड वी ऑर्डर अ फेरिटिन। जो सीरम फेरिटिन लेवल होता है वो काफी कम होता है, देखा गया है, नॉट नेसेसरली, इवन सीरम फेरिटिन कम भी, नॉर्मल भी हो सकता है, और तब भी पेशेंट्स को ये सिम्टम्स हो सकते हैं। द आइडियल थिंग टू डू इज कि हम उसका CSF लें और उसमें आयरन के लेवल्स को चेक करें। इट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल, सो हम वैसे ही इंपेरिकली उनको देते हैं, आयरन सप्लीमेंटेशन देते हैं, एंड वी सी कि पेशेंट को बेनिफिट हुआ है। सो आयरन डिफिशियंसी इनसाइड द ब्रेन, इट लीड्स टू डोपामिन डिसफंक्शन। ओके। तो इसलिए नेक्स्ट जो है आयरन सप्लीमेंटेशन के बाद भी अगर बात नहीं बन रही तो फिर हम उनको डोपामिन एगोनिस्ट्स भी देते हैं। जैसे कुछ दवाइयां हैं, मैं आपको जी ज्यादा जी वो नहीं बिल्कुल, बोलूं, हाँ, मैं बस कॉमन नाम दवाइयाँ। लेता हूँ, जैसे यस यस। प्राइमीपेक्सोल है, जैसे रोटिगोटीन है, इत्यादि। तो ये सब दवाइयां भी दी जाती हैं और इससे काफी फायदा होता है पेशेंट को। जी तो डॉक्टर, अगर आयरन की हमारी दिमाग में कमी हो जाती जी है, आपने बताया बॉडी में नहीं ब्रेन में ब्रेन कमी में, हो यस। जाती है, तो सिर्फ पैरों में झुंझुनी और जलन ही एक सिम्टम है, और भी कुछ साइंस दिखते हैं बॉडी में? आयरन डिफिशियंसी अगर बॉडी में है, देखिए ब्रेन और बॉडी अलग अलग तो अलग है अलग, नहीं, है ना। हाँ। हम शरीर एक पूरा एक इट शुड बी व्यूड एज अ होल। तो यूजुअली बॉडी में भी होता है, ब्रेन में भी होता है, बट कभी कभी हम आयरन लेवल्स कराते हैं पेशेंट का, वो नॉर्मल आता है, तो वी इनफर की ब्रेन में ही डिफिशियंसी है, बिकॉज द पेशेंट विल रिस्पॉन्ड टू आयरन सप्लीमेंटेशन। तो आयरन डिफिशियंसी के जो वैसे जो फीचर्स होते हैं, जो वो आपको दिखेंगे पेशेंट में, दिख सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि हर पेशेंट में दिखे। जैसे कि पैलर, है ना, पेशेंट का चेहरा सफेद है ना, अच्छा। जल्दी थक जाना,
2-3 स्टेप्स चढ़े सीढ़ी के, सांस फूलने लगी, है ना, सूजन आना, हाथों में पैरों में सूजन आना, ठीक है। पाल्पिटेशंस होना, ये सब कुछ बेनिफेस्टेशंस है आयरन डिफिशिएंसी के इन जनरल। ओके, सो कई बार डॉक्टर ये भी होता है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अक्सर ये बोलते हैं कि आयरन की जो सप्लीमेंट्स होती है, गोलियां होती है, वो जी। डाइजेस्ट बहुत जल्दी नहीं होती हैं। जी लोगों को ना वो खाने के बाद ना उल्टियां भी बहुत ज्यादा जी हो जी जाती है, जी, तो ऐसा क्यों होता बिल्कुल। है? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे बढ़िया होता है खाली पेट में, अच्छा। लेकिन इट्स अ जीआई इरिटेंट ऑल्सो। वो अगर हम खाएंगे तो हमें थोड़ा सा गैस होगा, पेट में जलन हो सकता है, और अगर हम खाने के साथ लेंगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। तो हम क्या करें? तो इसलिए कहा जाता है कि यू शुड टेक इट इन बिटवीन द मील्स। ओके। तो जैसे नाश्ता हमने कर लिया, लंच के बीच में, बीच में। हाँ, वो दैट इज द बेस्ट टाइम टू टेक आयरन। और आयरन की जो सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स हैं गोलियां, उसको अगर हम लेते हैं तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट वी शुड बी अवेयर। जैसे? जैसे जैसे हमारी जो पॉटी है वो काले कलर की होगी, वी शुड नॉट बी अलार्म्ड कि हमारी पॉटी काले कलर की हो रही तो पता नहीं क्या हो गया। वो आयरन का इट्स अ वेल नोन साइड इफेक्ट, तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, जी परफेक्ट। जी। तो डॉक्टर, जब ब्रेन में आयरन की कमी होती है और बॉडी में कमी होती है, उन दोनों के लिए अलग अलग नहीं सप्लीमेंटेशंस नहीं होते हैं, नहीं, सेम ही सेम सप्लीमेंट सप्लीमेंट होता है? वी ऑलवेज गिव अस आयरन सप्लीमेंटेशन टू द पेशेंट हु इज हैविंग आरएलएस, और फिर देखते हैं कि क्या है। अगर उतने से बात बन गई तो दैट इज वेल एंड गुड। तो दोनों टाइम पे ऐसा होता है डॉक्टर कि ब्रेन में एकदम से कम हो जाए और बॉडी में एकदम से कम हो जाए, या दोनों में एक साथ कम होता है आयरन? कुछ भी हो सकता है, अच्छा। बॉडी में भी है, ब्रेन में भी है, हाँ। ये भी हो सकता है। बॉडी में नहीं है, ब्रेन में है, ये भी हो सकता है। हम्म। ब्रेन में नहीं है, बॉडी में, ये भी हो सकता है, और दोनों में नहीं, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके। बट अगर कोई कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है ना। हम्म। सो हम हमेशा हर पेशेंट में सीएसएफ आयरन लेवल्स तो कराते नहीं है ठीक है। आरएलएस के पेशेंट में, तो इम्पायरिकली हम ट्रीट करते हैं। इट्स अ थ्योरी एंड इट हैज बीन शोन कि ऐसा हम करते हैं तो बेनिफिट होता है पेशेंट को। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि वी गो फॉर दैट एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो डॉक्टर, अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, जैसे आपने मेंशन किया था, बहुत जल्दी जल्दी अगर आपको पैरों में झुनझुनी, जी, जलन या खिंचाव महसूस हो रहा है, आपको तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युट। तो क्या मेडिकेशंस चलती है उसके बाद, या जी। किस तरह से ट्रीटमेंट होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी प्राइमरी, आरएलएस एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी। प्राइमरी में जैसे सेकेंडरी आरएलएस की हम बात पहले कर लेते हैं। जैसे सपोज हमने पेशेंट को इन्वेस्टिगेट किया और उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ गया, तो उसकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाई चलेगी। हाँ। तो जैसे वो जो अंडरलाइन कंडीशन जैसे जैसे रिजॉल्व करेगा, ये चीज़ भी अपने आप गायब हो जाएगी। किसी को थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म आया, उसको हमने थायराइड सप्लीमेंटेशन दिया, वो चीज़ ठीक हो जाएगी, तो ये भी चीज़ ठीक हो जाएगी। तो वहाँ पे क्योर हो जाते हैं बेसिकली। अगर हम कोई अंडरलाइंग कॉज अगर हम ढूंढ पाते हैं उसका, जैसा कि बताया मैंने, जैसे किसी को सपोज पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, उसको हमने उसकी दवाई दे दी, या डायबिटीज निकला, डायबिटीज की वजह से उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी थी, डायबिटीज कंट्रोल में आ गया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स उसके रिजॉल्व हो गए, ओके। तो वो चीज़ गायब हो जाती है। बट जब कोई कॉज नहीं मिला हमें, मतलब इसका ये कि ये प्राइमरी आरएलएस है, तो फिर दवाइयों पे ही रहना पड़ता है लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे रहना पड़ता है, एंड विथ ऑफ कोर्स द लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस जो मैंने अभी आपसे बात की। तो इसको कंट्रोल करना बिल्कुल पॉसिबल है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। आप इमेजिन करके देखिए, पर्सन जो कि बार बार उसको उठना पड़ता है, पैर उसको मूव करने का अर्ज होता है, नेक्स्ट डे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो वो है, एफिशिएंसी उसकी काफ़ी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ पुअर स्लीप। तो डेफिनेटली इट्स वर्थ द ट्रीटमेंट। परफेक्ट। सो इसकी मेडिकेशंस तो काफी लाइफ लॉन्ग चलती, जैसे मतलब लॉन्ग टर्म लॉन्ग चलती है टर्म, एक्चुअली। यस यस। कभी एक टाइम आता है कि खत्म, बंद हो जाए कंप्लीटली? वो ओनली टाइम विल टेल, वी डू अच्छा। नॉट हैव अ टाइम लाइन फॉर दैट। तो अभी तक जैसे जितने पेशेंट्स जी आपके जी। पास आए हैं, आपने अपने करियर में किस तरह का ग्राफ देखा है कि यूजुअली कितने टाइम में गोलियां छूट जाती है, बंद हो जाती है? देखिए, इसमें छूटने की तो बात मैं नहीं करता। देखिए, कोई भी क्रोनिक कंडीशन, इट्स अ क्रोनिक कंडीशन, अच्छा। वी शुड अंडरस्टैंड दैट इट्स अ क्रोनिक कंडीशन। एंड अगर सेकेंडरी आरएलएस है, अगर हमने वो जो अंडरलाइन कंडीशन है उसको ट्रीट कर लिया, तो ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है। उसमें मेरे ख्याल में जो ट्रीटमेंट चलेगी वो सेकेंडरी जो अंडरलाइन कंडीशन है उसका ट्रीटमेंट चलेगा। आरएलएस का अलग से कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। प्राइमरी आरएलएस में ऑन दी अदर हैंड वो लंबे समय तक चलती है। एक इसमें एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये भी है कि जो दवाइयां हम चलाते हैं, जैसे डोपामिन एगोनिस्ट, जो कुछ दवाइयों का नाम मैंने लिया आपको थोड़ी देर पहले, जैसे पेरामीपेक्सोल है, रोटिकोटीन है, इससे ना पेशेंट को टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, तो वी मे नीड टू इंक्रीज द डोज आल्सो एट टाइम्स। तो वो चीज़ है। बट इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं, देयर इज अ रिमार्केबल बेनिफिट, द पेशेंट बिकम्स एसिम्प्टोमेटिक, उसके सिम्टम्स चले जाते हैं।
तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं दवाइयों नॉट के? रियली, लो डोज पे तो नहीं होते, धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं तो वो टॉलरेट करता चला जाता है। साइड इफेक्ट्स वैसे यूजुअली नहीं होते, होते तो हर दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं, बट यस। इंजेक्शंस वगैरह भी दिए जाते हैं नहीं, इसमें? पैच होता है, रोटीकोटीन का पैच लगा सकते हैं। हम्म, ये पेरिपेक्सोल तो टैबलेट होता है ना। ठीक है। तो या तो पैच है या तो टैबलेट है, इंजेक्शंस नहीं है सच। अच्छा डॉक्टर, हमने ना जी डायग्नोसिस पार्ट पे थोड़ा जी डिस्कशन नहीं जी किया है। जी। तो अगर किसी को पैरों में झुनझुनी होती है या रेस्टलेस लेग जी सिंड्रोम है, तो किस तरह से डायग्नोसिस होता है इसका, कैसे पता चलता है? जी, उसमें कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट हैं, जिससे ठीक कि है। एक तो रूटीन रूटीन ब्लड टेस्ट जैसे हमने सारा करा लिया, जिसको हम होल हम्म, बॉडी चेकअप भी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। प्लस कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए, जैसे जैसे मैंने बोला, थायराइड प्रोफाइल करा लिया हमने, कहीं अंडरलाइंग हम्म। हाइपोथायराइडिज्म नहीं है, HbA1c करा लिया, डायबिटीज़ तो नहीं है, किडनी पैरामीटर्स देख लिया हमने हम्म, कि कोई क्रोनिक किडनी कंडीशन है, अल्ट्रासाउंड करा लिया एब्डोमेन का, एक MRI करा लिया स्पाइन का, ठीक ब्रेन है। का, स्पाइन का पूरा का MRI करा लिया, नर्व टेस्ट करा लिया, है ना। तो ये सब कुछ टेस्ट हैं बेसिकली, जिससे हमको आइडिया लग जाता है कि वेदर इट्स अ प्राइमरी और सेकेंडरी RLS। तो एक ही साथ होते हैं सारे टेस्ट? नहीं, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, कुछ हम्म, नर्व टेस्ट हैं, और कुछ जो है MRI न्यूरो इमेजिंग है, हम्म। इमेजिंग, ब्लड टेस्ट एंड न्यूरोफिजियोलॉजी। ओके, परफेक्ट। डॉक्टर, आपने ना पहले डिस्कशन किया था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, जी। आरएलएस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जी कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हो? स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज तो नहीं है, बट हम्म, यस, जैसे मैंने बोला कि ब्रिस्क वॉक करें डेली 30 to हम्म, 45 मिनट्स, स्ट्रेचिंग करें, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग में कुछ भी हो सकता है, योगा लाइक सूर्य नमस्कार, इट्स अ हम्म, परफेक्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ओके। है ना। तो वो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिम में जाके स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, लाइट स्ट्रेचिंग। मेडिटेशन विल हेल्प यू एंड कटिंग डाउन ऑन द स्टिमुलेंट्स, लाइक आई टोल्ड यू, जैसे निकोटीन है, कैफीन है, अल्कोहल है, ये सब चीज़ों को जितना हम कम से अवॉइड कम करना अवॉइड है। करेंगे जी। खाने में भी और कुछ चीज़ें हैं जो खाने में वही है, हेल्दी, अवॉइड करनी हाँ, है? यू शुड ईट हेल्दी। हेल्दी का हम्म, मतलब जो फ्रूट्स है, सैलड्स है, नट्स है, सीड्स है, स्प्राउट्स है, ये सब चीज़ों को डाइट में इंक्लूड करना है। जंक फूड है, हम्म। प्रोसेस्ड फूड है, उसको हम जितना कम से कम लें। जो होम बेस्ड, जो होम घर का बना हुआ घर का खाना। बना हुआ होम हम्म, फूड है, फ्रेशली कुक, दैट इज द बेस्ट। ओके। कुछ ऐसे आयरन रिच और भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हाँ, ले हैं? सकते हैं, जैसे जैगरी है, जैसे ग्रीन लीफी अच्छा, वेजिटेबल्स, जैगरी हाँ हाँ, फायदेमंद है? डेट्स या, ओके। हम्म, ऑफ कोर्स द पेशेंट हैज टू बी अ नॉन हाँ, डायबिटिक। एग्जैक्टली। तो जैगरी में आयरन हुँ, होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, हुँ। एंड देन यू हैव द डेट्स, डेट्स में होता है, क्वाइट आयरन रिच फ्रूट इज देयर। विटामिन डी का भी कुछ रोल होता है इसमें? विटामिन डी का एज सच तो रोल नहीं होता, बट हुँ। अगर हमने टेस्ट कराया और विटामिन डी कम आया तो डेफिनेटली वी शुड सप्लीमेंट विटामिन डी। तो डॉक्टर, ऐसा भी बोला जाता है कि विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। धूप से मिलता तो है, बट जितना एक्सपोजर चाहिए हुँ, और जिस कंडीशन में चाहिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके। वो कहा जाता है कि एटलीस्ट यू शुड सिट इन द मिड सन, अच्छा, आफ्टरनून सन फॉर 2 hours विदाउट क्लोथ्स। इज इट पॉसिबल फॉर एनीवन? आफ्टरनून सन या लाइक 10 से 12 2 हाँ, बजे वो वाली जो धूप जो है, दोपहर की जो धूप होती है, जो एकदम भी, स्ट्रेट जो हाँ आती बिल्कुल है। स्ट्रेट, हाँ, वो भी मई जून वाला। बट उससे तो ये भी बोलते हैं कि उससे स्किन कैंसर तो होने वही का रिस्क हो जाता तो है। नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। हाँ, दैट इज व्हाई यू शुड टेक सप्लीमेंट्स। ओके। अगर डेफिशिएंसी है तो हम किसी को नहीं बोलते कि आप जो है धूप में लेट जाओ जाके, ठीक है। सो अगर डॉक्टर बॉडी में विटामिन डी की कमी एक हम्म। साथ हो गई, आयरन की कमी हो गई और बाकी भी न्यूट्रिएंट्स कम है, तो सबके सप्लीमेंटेशन एक साथ लिए जा सकते हैं एक-एक करके, क्योंकि आयरन का डोज बहुत हेवी होता है। नॉट रियली, यू कैन टेक ऑल द सप्लीमेंट्स ऑल टुगेदर, कुछ हुँ, नहीं तो साथ में ले सकते हैं। अच्छा। अलग अलग कुछ नहीं है कि एक के बाद एक, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफिशियंसी है तो वी हैव टू करेक्ट इट, डिपेंड करता है। अब जैसे हीमोग्लोबिन हुँ, हमने कराया, किसी का आया 5, तो हुँ, आयरन सप्लीमेंट से बात बनने भी नहीं वाली है आपको, फिर यू हैव टू गो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फाइंड आउट अच्छा। करना पड़ेगा कि इतना कम कैसे हो गया। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से किसी का हीमोग्लोबिन 5 नहीं हो जाएगा। हुँ, तो ट्रू। आप कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई कोई और सीरियस कंडीशन तो नहीं है, ब्लड हुँ, कैंसर तो नहीं है हाँ। ना, कुछ भी हो सकता है। तो इस फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने शुरुआत में काफ़ी सारे ऐसे ट्रिगर्स बताए थे, रिस्क जी। फैक्टर्स भी हम्म। बताए थे कि अगर आपके पैरों में झुनझुनी या खिंचाव होता है या आरएलएस की प्रॉब्लम आपको है, तो बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते जी। हैं। चलने फिरने में भी दिक्कत होती है क्या इसकी नहीं वजह नहीं, से? चलने में कोई दिक्कत नहीं होती अनलेस की न्यूरोपैथी है। हुँ, जैसे मैंने बोला कि न्यूरोपैथी की वजह से भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो न्यूरोपैथी में कुछ जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी की। तो ठीक है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है कि हुँ, जो पेशेंट अक्सर बताते हैं कि जो वो चलते हैं तो उनको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे वो गद्दे पे चल रहे हैं, हुँ, है ना, वो एज इफ दे आर वॉकिंग ऑन ए कॉटन वुल। चोट लग गई पता नहीं चला उनको, क्योंकि वो हुँ, नम हो चुका एरिया, है ना।
अच्छा पैरों से चप्पल निकल गई छूट के, उनको पता ही नहीं चला, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि कंडीशन व्हाट आर वी डीलिंग विथ एक्चुअली। अच्छा, मतलब बट पैर पूरा नम होने लग जाता है? न्यूरोपैथी में नम भी हो जाता है और वो भी झंझनाहट भी होती है और हम्म। नमनेस भी होती है, और देयर कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। ओके। कभी कभी इतना सीवियर बर्निंग पेन होता है, द हम्म। पेशेंट इज नॉट एबल टू स्लीप, हम्म। है ना, तो बर्निंग भी हो सकता है, नमनेस भी हो सकता है, झंझनाहट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके। तो आपने जैसे मेंशन किया था कि इसकी वजह से ना नींद बहुत डिस्टर्ब जी। होती है। तो अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम्स को फेस हाँ, करते हैं कि उनको नींद नहीं आती पहले तो ये प्रॉपर्ली। सिम्टम्स को हमें रिजॉल्व करना है, उसके ठीक लिए है। मेडिकेशंस विल हेल्प एंड द होम रेमेडीज आई जस्ट डिस्कस्ड। परफेक्ट, हाँ। तो इसका कॉम्बिनेशन हम लेके चलेंगे लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से, इससे वी कैन इंश्योर ए गुड क्वालिटी स्लीप। हुँ। और फिर देखेंगे, वी हैव टू बी यू नो अंडर ए फॉलो अप ऑफ यू नो, तो वो देखेंगे कैसे कैसे सिम्टम्स प्रोग्रेस करते हैं। अगर रिजॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर दवाइयों का इफेक्ट, जैसा सपोज मैंने बोला कि टॉलरेंस हो जाता है दवाइयों के, उससे हो सकता है दवाई का डोज बढ़ाना पड़े, हुँ। है ना, तो वो चीज़ें वो फॉलो अप पे वी कैन डिस्कस। कोई भी ओके। क्रोनिक कंडीशन में ऐसा नहीं, जैसे डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, दवाइयाँ कब छूटती हैं, कब बंद करते दवाई? जब हम लाइफ़स्टाइल अपना मॉडरेशन में कभी रखते हैं। नहीं। लेकिन कभी तो मॉडरेशन में हो जाता है ना डॉक्टर? अरे लाइक रेमिशन में तो चली जाती है चले जाते डायबिटीज़। हैं, चले जाते हैं। देखिए इसमें ये है कि इनिशियली वी कैन मैनेज, हुँ। अगर इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर दैट ऑप्शन, वी कैन मैनेज विथ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। हुँ। किसी को हाइपरटेंशन है, बट एक उसके बियॉन्ड जो है, सपोज इफ इट इज वेरी मच यू नो आउट ऑफ out कंट्रोल। of control, and then you need medical intervention. You दैट्स just ट्रू। cannot rely on only lifestyle. हुँ। हाइपरटेंशन है किसी का, अगर एट प्रेजेंटेशन ब्लड प्रेशर 220/120 है, तो हम लाइफस्टाइल तो नहीं उसको सजेस्ट करेंगे। एनी टाइम ब्लड वेसल इनसाइड द ब्रेन कैन रप्चर, यू हुँ। नो, एंड देयर विल बी अ ब्रेन हैमरेज, तो फिर क्या करेंगे? वी हुँ। कैन नॉट अलाउ दैट टू हैपन। सो वो चीज़ है, तो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन पे हम वी आर कैचिंग द पेशेंट। हुँ। अगर अर्ली स्टेज पे है तो डेफिनेटली विल एडवाइस हुँ। टू गो फॉर द लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, बट अगर एडवांस स्टेज पे है तो बिना मेडिकेशंस के नहीं हो सकता, और मेडिकेशंस पे रहना पड़ता है। अच्छा। देयर लेकिन शुड बी नो डाउट अबाउट इट। ओके, लेकिन डॉक्टर ना बहुत से लोग स्लीप के लिए पिल्स भी लेते हैं, नहीं नहीं, स्लीपिंग हाँ, पिल्स। यहाँ पे वी आर नॉट डीलिंग विथ इंसोम्निया, वी आर हाँ। डीलिंग विथ अ स्लीप प्रॉब्लम व्हिच इज सेकेंडरी टू रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो स्लीपिंग पिल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। यही जो कुछ दवाइयाँ हैं, किसी किसी को आयरन सप्लीमेंटेशन, जैसे सपोज करिए हुँ। किसी को हमने आयरन सप्लीमेंटेशन दिया और उसका आयरन लेवल्स ठीक हो गया, उसके सिम्टम्स रिजॉल्व हो गया, विल नॉट गो फॉर एनीथिंग एल्स, इज क्योर्ड। एग्ज़ैक्टली। दिस कैन आल्सो हैपन, हुँ। बट वो चीज़ कैसे पता चलेगी? वो चीज़ फॉलो अप पे ही पता चलेगी। हुँ। हाँ, कितने टाइम में फ़ॉलो अप करना बहुत इम्पोर्टेंट है? 1 महीने 2 महीने, हाँ, बट एक बार ना? एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स तो फॉलो अप करना चाहिए, है ना? ओके। जी। कुछ थेरेपीज़ भी होती है डॉक्टर जो बहुत इफ़ेक्टिव हों? थेरेपीज़ एज़ इन जैसे मैंने बोला, वो मॉडरेट एक्सरसाइज एंड हुँ। स्ट्रेचिंग, यही है थेरेपीज़। एज़ सच कुछ ऐसा नहीं, मसाज करा सकते हैं, वो थोड़ा ओके। सूदिंग होता है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो डॉक्टर अगर पैरों पे ऑयल से मसाज करते हैं तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? नहीं, जैसा मैंने आपको बोला कि मसाज भी हम करा सकते हैं, मसाज भी हम कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। जैसे बोला मैंने कि सोने से पहले अगर हम लाइट स्ट्रेचिंग या जेंटल मसाज करें विथ अ नॉन इरिटेंट ऑयल, है हुँ, ना? हुँ। कुछ लोगों को ऑयल से भी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, वो चीज़, उस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कोकोनट ऑयल है, इट्स वेरी गुड, यू कैन हुँ, यूज़ हुँ। कोकोनट ऑयल और एनी सूदिंग ऑयल एंड डू अ जेंटल मसाज, तो दैट विल एटलीस्ट हैव अ कामिंग इफेक्ट। इसका हुँ, कोई, मैं ये नहीं बोलता कि इट विल बी थेराप्यूटिक, बट डेफिनेटली इट विल फील गुड बेसिकली। सो हुँ। फील गुड फैक्टर है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ जेंटल मसाज जस्ट प्रायर टू गोइंग टू द बेड। परफेक्ट। सो डॉक्टर इस सेशन में हमने बहुत सारा डिस्कशन जी, किया है। हमने रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को समझा आपसे, जी, कॉजेज़, सिम्पटम्स, ट्रीटमेंट पे भी बात की। अगर अब हम बात करें कुछ प्रिवेंशन की, मतलब जी, कैसे इससे बचा जा सकता है, ऐसे जी, क्या स्टेप्स हम अगर अपनी डे टू डे लाइफ में लेने लग जाएँ, छोटी-छोटी हैबिट्स जो हैं, ताकि हम इस प्रॉब्लम से खुद को बचा पाएँ, तो वो क्या होंगे? जी। अ, जैसा जो आपने सवाल पूछा है, बेसिकली वो बेसिकली आरएलएस नहीं, हर बीमारी के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। ट्रू ठीक है दैट। ना? जिसको 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 हम प्राइमरी प्रिवेंशन भी कह सकते हैं। तो हुँ। प्राइमरी प्रिवेंशन में लाइफ़स्टाइल जो है, दैट दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसमें बेसिकली देयर आर 3 पिलर्स ऑफ लाइफ़स्टाइल। वन इज़ ओके। द डाइट, हुँ। सेकंड इज़ द एक्सरसाइज एंड थर्ड इज़ स्लीप। Sleep. So what about the diet? So take meals on time. Don't skip the meals, you know, like breakfast 8 to 9, lunch 1 to 2, and should not go for late dinners ओके। usually. Then you should eat well,
like fruit, salads, sprouts, nuts. You should include these items, the raw items, yeah, in your everyday diet. You should refrain from जैसे जंक फूड हम खाते हैं या फिर कुछ प्रोसेस्ड फूड है, जितना हम कम से कम लेंगे, या फिर कोई भी स्टिमुलेंट या डिप्रेसेंट, जैसे हम्म। निकोटीन, कैफीन, स्टिमुलेंट हो गया, अल्कोहल जो है वो डिप्रेसेंट हो गया, ये सब चीज़ों से हम बचें। एक्सरसाइज करें हम डेली, 45 मिनट्स टू 1 आवर ब्रिस्क वॉक करें, या अगर अगर हम कर सकते हैं तो जॉगिंग कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वी कैन गो फॉर स्विमिंग, we can go for cycling, we can go for zumba, whatever suits you, so go for that, and good quality sleep of 8 hours. So अगर ये चीज़ों को हम इंश्योर करते हैं तो प्रोबेबली हमको कोई बीमारी ना हो, unless we have a clean family history। अगर हमें कोई ऐसी कोई अंडरलाइंग कंडीशन, कोई लाइफ थ्रेटनिंग या कोई ऐसा कुछ भी हमें फैमिली में नहीं रन करता, तो वी कैन बी अनलेस वी मीट एन एक्सीडेंट, सो वो तो कोई नहीं बता सकता, तो हमें लाइफस्टाइल जो रिलेटेड जो डिजीजेस हैं उसके होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो यही चीज़ जो है आरएलएस पे भी अप्लाई होती है। परफेक्ट जी। तो और अगर सेकेंडरी कॉज है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर यंग एज में हो रहा है, ये सिम्टम्स हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देर इज एन अंडरलाइंग कंडीशन विच नीड्स अ प्रॉपर डायग्नोसिस। तो इन दैट केस वी शुड नॉट इग्नोर द सिम्टम्स, यू सीक मेडिकल हेल्प। परफेक्ट। एट लास्ट डॉक्टर, कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे जिनको ये प्रॉब्लम होती है जी। या जो रात में सही से सो जी, नहीं पाते जी, हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है जी, काफ़ी टाइम से इस प्रॉब्लम से, तो जी, उनके लिए आपका क्या एट जी। लास्ट मैसेज रहेगा? मैं अक्सर एक पंच लाइन बोलता हूँ, ये है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जहाँ तक क्योर की बात है, तो क्योर अगर हम देखें मॉडर्न मेडिसिन में, मॉडर्न मेडिसिन क्या है, कोई भी कंडीशन जो क्रोनिक कंडीशन होती है उसमें क्योर की अगर हम बात करें तो क्योर तो इट्स विल नॉट टॉक अबाउट द क्योर, नो, बट इट इज ट्रीटेबल, एवरीथिंग इज ट्रीटेबल। Take for example any condition, you take example of diabetes, you take example of hypertension, heart disease, kidney disease, डायलिसिस पे रहना पड़ता है। अगर डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है तो उस पे रहना पड़ता है, you have to take certain medications and take some precautions. That holds true for any condition, any chronic condition। मैं जुकाम खांसी और इसकी लूज मोशंस की बात नहीं कर रहा, वो तो क्योर हो जाता है। तो वी नीड टू चेंज आवर आउटलुक ऑल्सो अबाउट द कंडीशन। तो हम डेफिनेटली, अगर आपको सिम्टम्स है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप मेडिकल हेल्प सीख करिए, गेट अ डायग्नोसिस, स्टार्ट द ट्रीटमेंट, एवरीथिंग विल बी फाइन। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है उनको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी, थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी पॉडकास्ट सेशन देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।